स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के टॉप एमसीक्यू को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो के लिए हमारा चैप्टर होगा चैप्टर सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स एंड अल्ट्रासोनिक, मतलब ध्वनियों के लक्षण एवं प्राध्वनि। दोस्तों ये चैप्टर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब, या फिर ऐसे जनरली तरीके से देखें तब, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें देखिए, इसमें 2-4 टाइप के न्यूमेरिकल भी आते हैं, और ये ऐसे न्यूमेरिकल है जिनको आप माइंडली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 1 से 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल को मत छोड़िएगा। वीडियो के लास्ट में 3-4 न्यूमेरिकल है, उसको आप मत छोड़िएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बता दें कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करके इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर अदरवाइज कोई भी सूचना चाहिए आपको, तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है वो है तारत्व यानी पिच का अर्थ क्या होता है। देखो दोस्तों, ये जो पहला क्वेश्चन है इसको आप इंपॉर्टेंट में लीजिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लीजिएगा। अब इसको क्यों कर रहा हूँ मैं, देखिए यही इसका बेस है। इसमें 2-3 टॉपिक हैं, वो एकदम बेसिक टॉपिक हैं, और उसके बिना आपका चैप्टर ये तैयार नहीं पाएगा। तो तारत्व का अर्थ क्या होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नर जी की, मतलब नर जी की ध्वनि में अंतर करना। देखिए यहाँ पे जी शायद गलत टाइप हो गया है, नर की ध्वनि में अंतर करना। अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण पुरुषों की ध्वनि तथा स्त्रियों की ध्वनि और बच्चों की ध्वनि में अंतर किया जाता है। कि मतलब ये पुरुष की ध्वनि है, ये स्त्री की ध्वनि है, ये बच्चों की ध्वनि है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नर मादा की ध्वनि में अंतर स्पष्ट करना तारत्व का पिच यानी तारत्व का अर्थ होता है। देखिए इसको इंपॉर्टेंट में आप रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटी ध्वनि को क्या कहा जाता है। देखिए जो मोटी ध्वनि, जैसे आपको मालूम होगा पुरुषों की ध्वनि थोड़ी मोटी होती है, महिलाओं की थोड़ी मतलब पतली होती है, हल्की होती है। तो मोटी ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कम तारत्व वाली ध्वनि। देखिए जो ध्वनि मोटी होगी, जितनी मोटी होगी उसमें तारत्व उतना कम होगा, और जो जितना मतलब पतली ध्वनि होगी उसमें तारत्व उतना अधिक होगा। चल बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बारीक यानी पतली ध्वनि को क्या कहता है। मतलब देखिए बारीक यानी पतली ध्वनि को क्या कहता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक तारत्व की ध्वनि। जितनी बारीक ध्वनि होगी मतलब पतली होगी तो उसमें तारत्व अधिक होगा, और जितनी मोटी ध्वनि होगी उसमें तारत्व कम होगा। अब देखिए बारीक मतलब पतली ध्वनि कहाँ से आती है, जैसे लड़कियों को या फिर महिलाओं की ध्वनि में बारीक यानी पतली ध्वनि उनकी होती है, आवाज़ उनकी पतली होती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पुरुषों यानी मेल की ध्वनि में तारत्व होता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, कम होता है। मतलब जितनी आवाज़ मोटी होगी तारत्व उतना क्या होगा, कम होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल यानी स्त्रियों की ध्वनि में तारत्व क्या होता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए, अधिक होता है। जितनी पतली, मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ कि जितनी पतली होगी आवाज़ उतना तारत्व अधिक होगा, और जितनी मतलब आवाज़ मोटी होगी उतना तारत्व कम होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारत्व को मेन पॉइंट है इसमें तारत्व मतलब पिच को आप याद रखिएगा। पिच होता क्या, मतलब इसमें पुरुषों की और महिलाओं की, मतलब पुरुष और महिला और बच्चों की ध्वनि में अंतर किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबलता, लाउडनेस का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है ध्वनि का सुनाई देना, ऑप्शन बी दिया है ध्वनि का न सुनाई देना, ऑप्शन बी दिया है सी दिया है ध्वनि का तेज व धीमा सुनाई देना, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, ध्वनि का तेज व धीमा सुनाई देना। देखिए ध्वनि का वह गुण जिसके कारण, मतलब ध्वनि का वह गुण जिसके कारण कोई ध्वनि धीमे या तेज सुनाई देती है प्रबलता कहलाती है, ठीक है, लाउडनेस कहलाती है। इसको कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, इसलिए कि ये काफ़ी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य व्यक्ति का कान कितनी ध्वनि की तीव्रता से कम नहीं सुन सकता। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 10⁻⁻12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतने से कम की अगर ध्वनि रहेगी तो इंसान मतलब मनुष्य नहीं सुन सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, ठीक है, आई से। आई इक्वल टू क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता का सूत्र P/4πr²। इसको भी आप याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन में आ भी सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता का विमित सूत्र होता है। अब देखिए ध्वनि की तीव्रता, मैंने इसका फार्मूला बताया था, आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप निकालेंगे। फार्मूला I बराबर क्या होता है, P/4πr², ठीक है।
4 पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट रह गया। आर स्क्वायर को आप जानते हैं कि मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, नीचे बटन में मीटर स्क्वायर। अब देखिए पी का क्या था, शक्ति का, तो एम एल स्क्वायर, इसकी बीमा निकाल लीजिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ठीक है, शक्ति की बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसकी बीमा एल स्क्वायर हो जाएगी। अब एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, एम टी टू पावर माइनस 3, एम टी टू पावर माइनस 3 देखिए कहीं दिया है तो नहीं दिया है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बस आप फार्मूला याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि इको का अर्थ क्या होता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतिध्वनि जो है ये काफ़ी इस चैप्टर का इसी पे जो भी न्यूमेरिकल है इसी पे काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है, फार्मूले आपको याद रखने होंगे बस, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, मतलब ये सब समझिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। तो ये क्या पूछ रहा है, प्रतिध्वनि इको का अर्थ क्या है। तो प्रतिध्वनि बता दें हम, वह ध्वनि जो प्रवर्तित होकर सुनाई जाती है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई ध्वनि हो गई, हम बोल रहे हैं और कहीं जाती है, टकरा करके फिर आती है, फिर हमें सुनाई देती है, उसी को पराध्वनि कहते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन बी, परावर्तित होकर सुनी जाने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि का मतलब इको कहते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आप याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुरणन रिवाइब्रेशन का मतलब क्या होता है। अनुरणन रिवाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, अब देख लेते हैं हम अनुरणन होता क्या है। अनुरणन क्या होता है, ध्वनि स्रोत को, जैसे मान लीजिए कोई भी ध्वनि स्रोत होगा, जब हम उसको बंद कर देते हैं तो जो ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है वही ध्वनि अनुरणन कहलाती है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई स्रोत हो गया, हम कुछ बजा रहे हैं, मतलब तो ध्वनि जैसे हम उसको बंद कर दिए, उसके बाद भी कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं, अनुरणन वही कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, ध्वनि को बंद करने के बाद कुछ देर तक सुनाई देने वाला, मतलब ध्वनि को जब बंद कर देंगे उसके बाद भी कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है, उसी को अनुरणन कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके फार्मूले से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल को आप मिस मत कीजिएगा, न्यूमेरिकल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल 2-3 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अनुरणन काल। आपने पीछे देखा अनुरणन काल का सूत्र क्या होता है, इसके पिछले आपने क्वेश्चन देखा कि अनुरणन काल, अनुरणन मतलब क्या होता क्या है, और इसमें इसका पूछ दिया है इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ऑप्शन बी, T = 0.165 V/A। V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम है, मतलब इसका आयतन है, ठीक है, V इसका आयतन है, और A क्या है, यहाँ पे इसका अवशोषण है, ठीक है। V आयतन है और A अवशोषण है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिध्वनि काल का सूत्र क्या है। देखिए क्वेश्चन आ भी गया, इस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, इस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, T = 2D/V। अब देखिए इसमें क्या है, T क्या है, तो T क्या है, प्रतिध्वनि काल है, ठीक है, और 2 दिया है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी आवाज़ अपने स्रोत से, मतलब आप कुछ आवाज़ बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो पहले तो जाती है, कहीं टकराती है और फिर आती है, तो दूरी कितनी तय करेगी, 2D, मतलब जाती है फिर टकराती है फिर आती है, तो डिस्टेंस हो जाएगा, परिवर्तन का डिस्टेंस हो गया और ये दुगुना हो गया, ठीक है। और V क्या दिया है, यहाँ पे देख लीजिए V क्या दिया है, V यहाँ पे ध्वनि की चाल है, मतलब ध्वनि की चाल है, तो इस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। T क्या है, प्रतिध्वनि काल है, और 2D क्या है, जो प्रवर्तन की दूरी है उसी को कह रहा है, मतलब जाने में और आने में उसका दुगुना हो जाता है, तो 2D हो गया, और V क्या है, ध्वनि की चाल है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब इसके न्यूमेरिकल को आप मिस मत कीजिएगा, लास्ट में न्यूमेरिकल 2-3 है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी घाटी, मतलब वैली, मतलब पहाड़ समझिए, एक व्यक्ति किसी घाटी पे खड़ा है, यदि गोली चलाने के 2.5 सेकेंड पश्चात व्यक्ति को गोली की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। आपको मालूम है कि जब आप पास में आप गोली चलाते हैं तो गोली चली जाती है, मतलब गोली बंदूक से निकल जाती है, उसके 1-2 सेकेंड बाद आपको सुनाई देती है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि देखिए एक व्यक्ति किसी घाटी पे खड़ा है, मान लीजिए कहीं खड़ा है, ठीक है, कोई घाटी हो गई वहाँ पे खड़ा है, और उसके यदि वह गोली चला रहा है, तो गोली चलाने के बाद जैसे मान लीजिए गोली आ गई, ठीक है, तो गोली चलाने के 2.5 सेकेंड के पश्चात गोली की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है T क्या दिया है, 2.5 सेकेंड, ठीक है, 2.5 सेकेंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, मतलब T का मान दिया है। तो पहाड़ की दूरी ज्ञात कीजिए, हमें D ज्ञात करना है, मतलब D ज्ञात करना है, और ध्वनि की चाल V बराबर दिया है 335 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फार्मूले के बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है T = 2D/V। T = मैंने पीछे देखा होगा, आपने फार्मूला नहीं याद किया होगा, T = 2D
अपान वी। और इसमें किसका किसका मान दिया है, देख लीजिए किसका किसका मान दिया है, हमें डी का मान यहाँ पे निकालना है, पहाड़ की दूरी ज्ञात करना है, डी का मान निकालना है। अब दिया है हमें डी का मान निकालेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो डी इक्वल टू हो जाएगा टी वी अपान 2, टी वी अपान 2। अब टी और वी का मान रखिए, अपान में 2 कर दीजिए। तो टी का मान कितना है, टी का मान दिया है यहाँ पे देखिए, टी का मान दिया है टाइम का 2.5 इंटू वी का मान दिया है 335 अपान में 2, ठीक है। तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे 25 हो जाएगा और यहाँ पे 335 रहेगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि ये पॉइंट आपका हट जाएगा और पॉइंट हटने के बाद इसको आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं सॉल्व करके रखा हूँ इसलिए कि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 20 जिससे 25 इतना आएगा आपका 8375 अपान 20 आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो और इसके बाद से इसको काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 418 अपान 75। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 418 अपान 75 मतलब 418.75 मीटर, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। देखिए केवल इसमें आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2D अपान वी, टी इक्वल टू 2D अपान वी। ये क्या है, प्रतिध्वनि मतलब काल है, प्रतिध्वनि की जो आवर्त काल होती है मतलब प्रतिध्वनि की काल है। और ये 2D क्या है, ये डिस्टेंस है मतलब कितनी दूरी दी है, परावर्तन के पश्चात कितनी दूरी दी है। और वी क्या है, ध्वनि की चाल है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पिछले चैप्टर में भी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जी हाँ दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक मतलब 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है इसकी आवृत्ति। और इसकी जैसे प्रस्रव तरंगें जो होती हैं इनको हम मनुष्य जो है ये इनको इस तरंगों को मतलब नहीं देख सुन सकते, ठीक है। इससे अधिक की मतलब आवृत्ति की अगर कोई भी ध्वनि होगी, तरंगों की ध्वनि होगी तो हम उसको नहीं सुन सकते। इससे अधिक ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। हमारे मतलब कान जो है सामान्यतः 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज तक की मतलब सुन सकता है आवाज़, मतलब ध्वनि को सुन सकता है। उससे अधिक हर्ट्ज की ध्वनि को नहीं सुन सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति किसी मीनार से 167 मतलब 167 मीटर दूर खड़ा है। यदि ध्वनि की चाल 334 मीटर सेकंड हो तो व्यक्ति गोली चलाने कितने समय बाद प्रतिध्वनि सुनेगा। तो व्यक्ति गोली चलाने के, यहाँ पे सॉरी के छूट गया है, के कितने, यहाँ पे के छूट गया है, के कितने समय बाद प्रतिध्वनि सुनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिंपली आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। एक व्यक्ति किसी मीनार से 167 मीटर दूर खड़ा है, मतलब यहाँ पे इस आपका डिस्टेंस जो दिया है डी दिया है, यहाँ पे सॉरी देखिए यहाँ पे आपको जो डी दिया है 167, ठीक है, मीटर दूर खड़ा है। यदि ध्वनि की चाल यहाँ पे भी दिया है 334 मीटर सेकंड, ठीक है। तो गोली चलाने के बाद कितने समय बाद प्रतिध्वनि सुनेगा, मतलब जिसे ये कह रहे हैं कि गोली मतलब जब चल जाएगी तो उसके कितने समय बाद आपको वो ध्वनि सुनाई देगी। तो देखिए फार्मूले से निकालेंगे, टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू आपको मालूम है 2D अपान वी होता है, 2D अपान वी होता है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे टी का मान ही निकालना है, तो 2D अपान वी का मान रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपली पुटअप करते हैं, 2 और डी का मान कितना है, डिस्टेंस कितना दिया है 167 अपान क्या दिया है वी, इसकी चाल औसत मतलब ध्वनि की चाल 334 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ये 2 से काटेंगे तो 167 बाद में ये कट जाएगा और 167 से ये 167 कट गया तो मतलब 1 सेकंड। इसका टी क्या आ गया 1 सेकंड। टाइम मतलब आवर्त काल है, मतलब प्रतिध्वनि काल है तो टाइम का करेगा 1 सेकंड में हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी 1 सेकंड। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर फार्मूले आपको याद नहीं रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको इत्मीनान से पढ़िए। क्वेश्चन आपको लंबा दिख रहा होगा तो आप पेपर में छोड़ के नहीं आएंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस लंबा आपको दिख रहा है। देखिए किसी देश की एक पनडुब्बी समुद्र के भीतर गतिमान है, मतलब किसी देश की एक पनडुब्बी समुद्र के भीतर गतिमान है। पनडुब्बी सभी दिशाओं में प्रस्रव तरंगे संचारित करती है, मतलब उसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। मतलब प्रस्रव तरंगे ऐसी तरंगे, ध्वनि तरंगे ऐसी होती हैं कुछ को मनुष्य न देख सुन सकता है, ठीक है। तो प्रस्रव तरंगे संचारित कर रही हैं। यदि किसी एक दिशा में प्रस्रव तरंगे 3 सेकंड में वापस आ रही है, यहाँ पे टी का मान दिया है, सिंपली आप नोट कर दिया है। देखिए इसी से आपका क्वेश्चन मतलब आंसर सॉल्व होता है। टी इक्वल दिया है 3 सेकंड, ठीक है, वापस आ रही है तो दुश्मन पनडुब्बी की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे डी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। डी इक्वल टू क्या होगा, पानी के भीतर ध्वनि की चाल वी इक्वल टू दिया है
14/15 मीटर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए सबको मान दे दिया, आपको टी का मान बस ज्ञात करना है। तो टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू 2D/v, टी इक्वल टू 2D। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो 2 इंटू डी का मान कितना दिया है, देखिए दूरी कितनी दी है, दूरी कितनी दी है, दूरी सॉरी देखिए टी का मान नहीं, हमें इसमें क्या निकालना है, पनडुब्बी की दूरी निकालना है। ठीक है, डी का मान निकालना है सिंपली हमें, डी का सॉरी मिस हो गया था, डी का मान हमें पनडुब्बी की दूरी निकालनी है, मतलब डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालेंगे तो TV/2 पक्षांतर कर देंगे तो TV/2 इसका आ जाएगा। TV/2 को देखिए TV/2 डी इक्वल टू होगा, पक्षांतर कर देंगे तो TV/2। अब टी का मान कितना है, टी का मान देखिए 3 है और वी का मान कितना है 14 इंटू 50 मतलब 1450 है और अपान में 2। ठीक है, तो ये 3 इसको काटेंगे 1450 को तो 725 बार में कटेगा। ठीक है, 725 और 725 तिहाई 721, 2175 देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 2100, ऑप्शन बी 2175। देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू मतलब प्रतिध्वनि का जो आपका प्राध्वनि होती है, प्राध्वनि काल, उसका फार्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2D मतलब 2D/v। जो इसको कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे आप, जैसे 2D क्या है, जैसे मान लीजिए प्रतिध्वनि काल, जैसे कोई भी हम बोलते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो पहले कहीं जाती है फिर टकरा के आती है, तो जाने में लगा समय, आने में लगा समय, समय दोगुना हो जाता है, दूरी उसका परिवर्तन की दूरी है d और समय दोगुना लग जाता है और अपान में ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन शायद कमेंट क्वेश्चन, अगर देखिए कमेंट क्वेश्चन है, कमेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव है जो प्रसव तरंग को लगभग 1 लाख हर्ट्ज को सुन सकता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है मनुष्य, कुत्ता, गिलहरी, चमगादड़। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में सिंपली कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऐसा मतलब जो जीव है जो 1 लाख हर्ट्ज तक को सुन सकता है। जैसे मनुष्य क्या है कि केवल 20,000 तक के हर्ट्ज को सुन सकता है, तो एक ऑप्शन तो आपको मालूम हो गया कि ये नहीं होगा, लेकिन इन तीनों में आपको ढूंढ के बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा और आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, पराश्रय तरंग को आपको मैंने कई बार बताया है कि इसको मनुष्य सिंपली नहीं सुन सकता, इसकी जो फ्रिक्वेंसी मतलब जो उसकी फ्रिक्वेंसी मतलब होती है हर्ट्ज में, मतलब तो वो 20,000 से अधिक होती है। ठीक है, हम लोग कितना सुन सकते हैं, केवल 20,000 तक सुन सकते हैं, मनुष्य जो है केवल 20,000 तक सुन सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।